ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उससे पहले लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन हो जाए। तो लास्ट क्लास हमने देखा था पीपी कर्व के एजम्पशन। जो लास्ट एजम्पशन था, रिसोर्सेस, ऑल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, है ना, इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। उसको हमने दो एग्जाम्पल के साथ समझा था। ठीक है, एक मैनेजमेंट वाला और एक लैंड वाला। और वो लैंड वाले एग्जाम्पल के थ्रू हमने कॉन्सेप्ट समझा था एमआरटी। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, वो ये रहा। ठीक है, और एमआरटी विल इंक्रीज, ये इंक्रीज होता रहेगा। क्यों इंक्रीज होगा वो भी हमने पढ़ा था कि हर एक यूनिट ऑफ एक्स गुड के लिए हमको वाई गुड का ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, इसीलिए एमआरटी हमेशा इंक्रीज होगा। पीपी कर्व जो है वो हमेशा कॉनकेव होगा टू द ओरिजिन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कब होगा ये भी हम देख चुके थे, रिसोर्सेज जब इक्वली एफिशिएंट होगा तब, लेकिन ये रेयरली पॉसिबल है, नहीं हो सकता। ठीक है, और कॉन्वेक्स तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ पीपी कर्व देख लिया था। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं फिर। और आज का टॉपिक है हमारा, मेरे साथ साथ लिखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। लिखिए, इट इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट foregone by choosing one alternative over the या rather than other। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, है ना। मान लो मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स जो है वो अभी किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं पढ़ाने का। ठीक है, और उनका मंथली इनकम है, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मिस्टर एक्स है, स्कूल में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अभी उनका मंथली इनकम है 25,000 पर मंथ। ठीक है, इनका फैमिली बिजनेस भी है। अगर मिस्टर एक्स अपना फैमिली बिजनेस करते तो ध्यान से समझना, नहीं कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर करते तो ₹20,000 पर मंथ कमा सकते थे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉरगोन। फॉरगोन मतलब जो आपने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, बेनिफिट छोड़ दिया। बाय चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव, आपने कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज किया, ये वाला। ठीक है, और इस ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए आपने कौन से बेनिफिट को फॉरगो कर दिया, जाने दे दिया, सर ये वाला। ठीक है, यानी कि किसी एक ऑल्टरनेटिव को चूज करने की वजह से हम जो दूसरा ऑल्टरनेटिव छोड़ देते हैं, जो बेनिफिट हमने जाने दिया, उस अमाउंट को या उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी हमारे पास अपॉर्चुनिटी था कि हम बिजनेस कर सकें, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने दे दिया, और हमने क्या चूज किया, ये जॉब चूज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने इसी एग्जांपल में मान लेते हैं मिस्टर एक्स अगर बिजनेस करते तो ये 30,000 पर मंथ कमा सकते थे। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा,
30,000 हो जाएगा। तो सर ऐसा कोई क्यों करेगा कि 30,000 को छोड़कर 25,000 कमाने जाएगा? बेटा वो इंटरेस्ट की बात है। उनको लगा कि भाई जॉब बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को जॉब ही करना है, तो जॉब करने चले गए। वो बोले कि 5,000 मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता जितना मेरे को मेरा इंटरेस्ट परस्यू करने में मजा आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो ये समझ में आ गया कि सर एक ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए जब हम दूसरे ऑल्टरनेटिव को जाने दे दिए, फॉरगो कर दिए, इसी का कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं इस एग्जांपल को एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। वो क्या कर रहे थे? स्कूल में जॉब कर रहे थे। कितना कमा रहे थे? 25,000 पर मंथ। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या था? सर हो सकता है वो बिजनेस कर सकते थे। ठीक है सर, बिजनेस करते तो अगर उनको 20,000 पर मंथ मिलता। सर हो सकता है उनको ना दूसरा कोई स्कूल में जॉब मिल रहा था, अनदर स्कूल। वहां पे सर उनको ना 30,000 का ऑफर दिए थे, लेकिन ये गए नहीं। क्यों नहीं गए? सर वो ये वाला स्कूल उनको ज्यादा अच्छा लगता था, वो मेंटल पीस चाहते थे, तो यहां चले गए। ठीक है भाई, अब बात आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 20,000 या 30,000 या फिर 50,000। ठीक है, अगर किसी के मन में आंसर आ रहा है 50,000, तो बेटा वो तो गलत है। क्यों गलत है वो भी हम देखेंगे। अगर किसी के मन में आंसर आ रहा है 20,000, तो बेटा वो भी गलत है। अगर किसी के मन में आंसर आ रहा है 30,000, तो बेटा वो सही है। सर ऐसा कैसे? 20,000 क्यों? सर 50,000 क्यों नहीं? बेटा अगर अगर मान लो ये स्कूल में जॉब नहीं करते, तो इन दोनों में से तो कोई एक ही कर सकते थे ना, दोनों थोड़ी कर पाते। और जब दोनों नहीं कर पाते, तो सर ऑप्शन कौन सा वो चूज किए होते? सर ऑब्वियसली 30,000। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों में से हम यही मान के चलेंगे कि वो वही ऑप्शन चूज करते जिसमें उनको ज्यादा इनकम मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब ऑप्शन था ही नहीं, एक ही था, एक ही ऑप्शन था, तब तो दिक्कत ही नहीं था। जितना उसका कॉस्ट है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अगर यहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो उसमें फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि वो किसमें ज्यादा कमाते, अगर करते तो। ठीक है, तो यहां पे वो कहां ज्यादा कमाते? 30,000। सर 50,000 क्यों नहीं हुआ सर? अरे बेटा, क्या वो बिजनेस और अनदर स्कूल जॉब एक साथ कर पाएंगे क्या? हम ये मान के चलते हैं कि वो एक ही काम कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर ऐसा होता तो, नहीं तो फिर तो वो तीनों ही कर लेते, है ना? तो इन दोनों में से किसी एक को वो करते, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम ये मान के चलेंगे ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसको सिलेक्ट करेगा? सर जिसमें ज्यादा इनकम होगा उसमें। इसीलिए इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब बेटा ये पार्ट तो आपको लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं, आप लिखिए मेरे साथ साथ। मिस्टर एक्स प्रेजेंटली टीचिंग एंड अर्निंग कितना? रुपीस 25,000। ठीक है,
alternatively could become teacher in a school and earn rupees 20,000. ठीक है, therefore for teaching Mr. X has to sacrifice, ये वर्ड मैं यहां क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि हम इसको फॉरगो कर रहे हैं। क्या फॉरगो करना पड़ा उसको? अपने जॉब को। एंड उस जॉब में वो कितना कमाता? 20,000। यानी वो 25,000 कमाने के लिए कितना का बेनिफिट छोड़कर आया? 20,000 का छोड़ के आया। इसलिए एंड रुपीज 20,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो उसमें भी हमको बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखना है। ठीक है, और बेस्ट यहां पे क्या था? 30,000। तो वो कौन सा छोड़कर आता? 30,000 का छोड़कर आता, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाता? 30,000। ठीक है, ठीक। लिख लिए? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे और मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, जहां रुकना होगा मैं वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल। यामाहा बाइक का कंपनी है, आपको सबको पता है। यामा एक कंपनी है, ठीक है। उसके दो मॉडल हैं, मान लेते हैं, एक S200, S250। ठीक है, और इन दोनों से इसका जो रेवेन्यू है, क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना आया? दो S200 मॉडल से कितना आया? 200 करोड़। S250 मॉडल से कितना आया? 250 करोड़। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइडेड टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ S200 एंड S250, है ना सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, ताकि इन लोग लॉन्च कर सकें अपना नया मॉडल, जिसका नाम है 275। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि भैया दोनों का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और 275 नाम का एक मॉडल लॉन्च करेंगे। ठीक है, सारे रिसोर्सेस, देखो हम पहले बात कर चुके हैं कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो इन्होंने ये सोचा कि भैया सारे रिसोर्सेस हम एक काम करते हैं, अपने एक नए मॉडल पे लगा देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे इन लोग प्रोडक्शन बंद कर देंगे क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो सर इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू
एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो था वो कितना था, 900 करोड़। ठीक है, एस 200 को बेचकर 200 करोड़ इन लोग का रेवेन्यू आता था, एस 250 को बेचकर 250 करोड़ का रेवेन्यू आता था। लेकिन इन्होंने एक्सपेक्टेशन ये किया है कि एस 275 जो इनका नया मॉडल है उसको बेचकर कितना रुपए आ जाएगा, 900 करोड़ रुपए इनके पास आ जाएंगे। इनका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 900 करोड़ का। अब बात यह है कि हमने क्या देखा, सर ये तो प्रोडक्शन को स्टॉप करने वाले हैं, इसका मतलब सर ये जो रेवेन्यू था ये तो अब नहीं आएगा। बिल्कुल सही बेटा, तो यहां पे रेवेन्यू का लॉस कितना हो गया, 450 करोड़। ठीक है, अब याद करो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी अभी जस्ट हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए हम जो ऑल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस कर देते हैं उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि इस 900 करोड़ को चूज करने के लिए हमने 450 करोड़ को सैक्रिफाइस किया है अभी तक, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया, 450 करोड़। लेकिन ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है बेटा, बस कुछ ही देर लिखो पहले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग S275 इज 450 करोड़। ये 450 कैसे आया, क्योंकि हमने S200 और S250 जिससे कि 200 करोड़ और जिससे कि 250 करोड़ आ रहा था, हमने पूरा सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, ये तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो सर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ S275 with respect to S200 is, अब देखो मैंने क्या लिखा है, मार्जिनल वर्ड जब आ गया यानी अब हम सिंगल सिंगल देखेंगे। यहां पे हमने क्या किया था बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने टोटल देखा था, 900 करोड़ पाने के लिए टोटल हम कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उसमें 450 करोड़ आया था। ठीक है, लेकिन जब वर्ड मार्जिनल आ गया, अब मार्जिनल वर्ड जैसे ही आ गया तो अब हमको सिंगल सिंगल देखना है। यानी मैंने क्या लिखा है यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, मॉडल कौन सा लिखा है 275, ये तो सर ठीक है, लेकिन यहां कौन सा लिखा हूं, ओनली S200, अभी तक मैं 250 का बात ही नहीं किया हूं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे जब वर्ड मार्जिनल आ गया तो हमको सिंगल सिंगल देखना है। तो 275 को प्रोड्यूस करने के लिए S200 का कितना रेवेन्यू हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा, 200 करोड़। तो इसीलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, फॉर S2, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ S275 विथ रेस्पेक्ट टू S200 क्या हो गया, 200 करोड़। वैसे ही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ S275 विथ रेस्पेक्ट टू S250 इज 250 करोड़। सर ये तो देखा देखा मतलब ये तो सर सेम है, सर ये भी तो टोटल करने से 250 करोड़ आ रहा है, सॉरी 450 करोड़ आ रहा है। हाँ बेटा 450 करोड़ तो आएगा ही। क्यों सर, क्योंकि समेशन ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, याद रखना बेटा, मार्जिनल मतलब क्या हो जाएगा,
जब हम सिंगल यानी एक 1 to 1 हम जब चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल। लेकिन जब टोटल में देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ओके सर, आप इसको देखिए, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट एक छोटा सा डिफरेंस है वो हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। एक टॉपिक हम पढ़े थे एमआरटी, और एक टॉपिक पढ़े अभी एमओसी। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सर, एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर वर्ड क्या है, कॉस्ट है। तो सर ये कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, सर ये होगा मनी टर्म्स में, कॉस्ट है ना सर, हाँ बेटा समझ गया। whereas MRT is expressed in, याद करो बेटा, एक यूनिट ऑफ गुड एक्स पाने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स गुड वाई का हम सैक्रिफाइस करते थे। बस सर समझदार के लिए इशारा काफी है, यूनिट्स में आएगा सर। ठीक है, तो एमआरटी किस में एक्सप्रेस हो गया, यूनिट्स में। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं। ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, सब टाइप के क्वेश्चन में आ चुका है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, लिखो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, लिख लेते हैं, पहले 2 लाइन पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसके बारे में पूरा डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, लिखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज सिचुएशन। ठीक है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ what ought to be situation। ठीक है, अब सर ये है क्या एक्चुअली में, ठीक, ये क्या है, तो बहुत ध्यान से, एक छोटा सा ही डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, व्हाट इज यानी क्या है अभी, सिचुएशन क्या है, यानी ये देखा जाए तो सर ये प्रेजेंट से डील करता है, सिचुएशन अभी क्या है।
ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सर किससे डील करता है? व्हाट ऑट टू बी सर, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मतलब सर ये फ्यूचर से डील करता है। ठीक है, क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं, ये सबसे कौन डील करता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब सर प्रेजेंट को अगर एनालिसिस करना है, अगर हमको प्रेजेंट को देखना है, तो ये जो प्रेजेंट को अगर हम एनालाइज करेंगे या कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे बेटा? ध्यान से सोचो। अगर हमको किसी चीज को कंपेयर करना है तो जो हो चुका है उससे कंपेयर करेंगे या जो होने वाला है उससे? सर ऑब्वियसली जो हो चुका है। तो यानी कि यहां पे पास्ट का एनालिसिस किया जाएगा, है ना, पास्ट का एनालिसिस किया जाएगा। और अब अगर ये सब भी लिखना नहीं है, सब लिखाऊंगा, जो अगर ये फ्यूचर से डील करता है तो फ्यूचर के बारे में हम क्या सोचते हैं? फ्यूचर में हम क्या देखेंगे? सर अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, सर अगर वैसा हो गया तो क्या करेंगे, सर अगर इन दोनों के अलावा कुछ और हो गया तो क्या करेंगे? यानी कि यहां पे चेंज इन सरकमस्टेंसेस को स्टडी किया जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रेजेंट या व्हाट इज सिचुएशन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचर या व्हाट ऑट टू बी सिचुएशन। ठीक है। अब इसका हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं। अब मैं आपको समझा दिया हूं, अब मेरे समझाने लायक अब कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो लिखिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला पॉइंट डील्स विथ, ये हम लिख चुके हैं, व्हाट इज सिचुएशन। ये किससे डील करता है? डील्स विथ व्हाट ought to be situation। ठीक है, ठीक है। इन्वॉल्व्स, मैं आपको पहले बता दिया था, हम किसको देखेंगे? प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी। इन्वॉल्व्स प्रेजेंट एनालिसिस ड्यू टू पास्ट एक्शंस। ठीक है ना। यहां पे क्या करेंगे सर? यहां आप बताए थे कि फ्यूचर का एनालिसिस करेंगे। फ्यूचर का सर कैसे करेंगे? चेंज इन सरकमस्टेंसेस की वजह से। ठीक है सर। एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम पास्ट को लेंगे तो
ये पास्ट में जो भी हुआ है उसको हम एक्चुअल बोलेंगे या हम एजम्पशंस लेंगे? बताओ। अगर पास्ट में जो चीज हो चुका है उसको हम एक्चुअल बोलेंगे या हम एज्यूम कर रहे हैं? सर ये कैसा क्वेश्चन है? सर वो तो ऑब्वियसली एक्चुअल होगा, यानी कि पास्ट में जो हो चुका वो एक्चुअल है, अब वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पे एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स होगा। ठीक है। और यहां पे क्या होगा? एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ, फ्यूचर के लिए हम क्या लेते हैं सर? फ्यूचर के लिए एजम्पशंस लेते हैं, एजम्पशंस। ठीक है। नंबर 4, नहीं जी नहीं, इसको नंबर 4 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड। ये क्या है सर? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। आज तो बेटा सारा यूज कर दूंगा मैं आज। इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ कोल माइंस, एक काम करते हैं। ठीक है, लिखो। इफ कोल माइंस कोलैप्स इन द वर्ल्ड, प्राइस ऑफ coal will tend to increase। सर इसका मतलब क्या है? ये कैसा एग्जांपल दे दिए? देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें बोलता है कि अगर कोल माइंस कोलैप्स कर गया, कोलैप्स मतलब यहां पे अगर बंद हो जाता है तो कोल का रेट क्या होगा? सर ऑब्वियस सा बात है, इंक्रीज होगा। तो बस यही तो लिखा है। लेकिन यहां पे वर्ड क्या लिखा है? देखो बेटा, इफ, यानी अगर ऐसा होगा तो। सर ये अगर मगर क्या है? ये अगर मगर बेटा एजम्पशंस है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। क्यों सर? क्योंकि हम किससे डील कर रहे हैं बेटा? नॉर्मेटिव से। तो सर क्या बात हो गया? नॉर्मेटिव किससे डील करता है बेटा? फ्यूचर से। ठीक है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल। ठीक है, आज तो तुम सारा यूज करवाई होगे। लो, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर पे खर्चा बढ़ा दिया है, यानी ये किससे डील कर रहा है या किस बारे में बता रहा है? सर प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है सर। गवर्नमेंट शुड, क्या लिखा है बेटा? मैं शुड इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ऐसा करना चाहिए। ठीक है। ये भी किससे डील हो रहा है? फ्यूचर से, क्योंकि ऐसा करना चाहिए। चाहिए मतलब फ्यूचर में ही हो पाएगा ना। तो इसीलिए यहां पे
बहुत ही क्लियर हो गया है। मैं आपको पहले बोला था एक डिफरेंस जो वो छोटा सा है, ठीक है। पॉजिटिव में करंट सिचुएशन या प्रेजेंट को देखना है, नॉर्मेटिव में फ्यूचर को देखना है, बस इतना सही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा चीज मन में क्लियर हो जाना चाहिए A to Z, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन याद है ना, पहले सेंट्रल प्रॉब्लम याद है, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इस जो वो प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपी कर्व। तो इसका मतलब आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर होना चाहिए कि पीपी कर्व क्या है, तो तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए आपको शुरू से लेके अभी तक सारा कुछ रिवाइज करना है, सो दैट हम आगे का क्लास स्मूथ तरीके में बढ़ा सकें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।